अभी दो तीन दिन पहले की बात है, जन संपादकीय एक पेपर है जन संदेश टाइम्स। रात में मेरे पास फोन आता है पूर्व राज्य मंत्री राकेश मौर्य जी का। उन्होंने कहा, सर आपका पेपर देखा आपने? हमने कहा नहीं, क्या बात है? तो जन संपादकीय का पृष्ठ उन्होंने भेजा और उसमें दिखाया कि क्या लिखा हुआ। मैं आपको पेज पढ़ करके बताता हूं, समझिएगा इस देश में कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। और उस षड्यंत्र को अंजाम देने वाले वो षड्यंत्रकारी ही नहीं है, हमारे और आपके भी लोग लगे हुए हैं, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपना उल्लू सीधा करके हमारे महापुरुषों के साथ, हमारे देश की जो वास्तविक विचारधारा है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि यह समाचार पत्र किसका है, लेकिन सूचना यह है कि यह समाचार पत्र की शुरुआत करने वाले आपके जाने माने और महान हस्ती मिस्टर बाबू सिंह कुशवाहा हैं। उनके माध्यम से ये चैनल स्टार्ट किया गया है और अभी कोई अनुराग कुशवाहा जी हैं जो इसका संचालन कर रहे हैं। अब एक ब्राह्मण जो है वो अपना लेख इनके समाचार पत्र में छापता है और इनके ही बाप के खिलाफ, लेकिन इन लोगों को पढ़ने का ना वक्त मिला और न देखने का वक्त मिला। और ये जो ब्राह्मण है इसका नाम आपको बता दूं मैं, इसका नाम है के विक्रम राव और ये वरिष्ठ पत्रकार अपने आप को कह रहा है, यहां पे लिखा हुआ है वरिष्ठ थिंकर है। हमने फोन पे बात किया तो अगले ने कहा कि मैंने जो पढ़ा था वही मैंने लिखा, बाकी मैं कुछ इसके बारे में नहीं कहना चाहता हूं। सामने होता तो मैं 20 जूता मारता इसको, लेकिन अब आप समझ रहे हैं मिशन बड़ा लंबा है और छोटे मोटे कुकुर मुत्तों के पीछे अगर हम लग जाएंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम अपने रास्ते से भटकेंगे। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इन पर नजर बनाए रखने की जरूरत है और अपने मिशन पर आगे बढ़ने की जरूरत है। इसने हेडिंग दिया है, अब तो भारत उठे। और हमारे बनारस के वरिष्ठ समाज सेवी हमारे परम आदरणीय चित्रप्रभा त्रिसरन जी ने भी संपादक से बात किया, तो संपादक भी पंडित है और वो कहता है कि सबके अपने अपने विचार होते हैं, सबका अपना अपना इतिहास होता है, जिसके मन में आया वो लिख सकता है, लिखवा सकता है। ऐसे संपादक को मेरा कहना है कि अगर तेरी मां बहन को गाली दी जाए और तुझे लिखा जाए कि तू इंसान का बच्चा नहीं, तू कुत्ते का बच्चा है, तो क्या वो संपादक उस पृष्ठ में अपने पेपर में छापेगा? संभवतः नहीं छापेगा, उसको जरूर पढ़ेगा। तो मेरा ये कहने का मतलब साथियों कि इस देश में लीपा पोती बड़े धड़ल्ले से चल रही है और जो समतावादी विचारधारा है वो हमारे महापुरुषों की, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसको दबाने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। और इसके प्रति आपको कमर कसने की जरूरत है, लाठी और डंडे से तैयार रहने की जरूरत है। जहां जैसी जरूरत पड़े वैसे हाथ और पैर चलाने की जरूरत है। इस बदतमीज राइटर ने लिखा गया है, भारतीय जनता पार्टी बिहार ने मगध सम्राट, मैं बताता हूं एक एक लाइन की समीक्षा करता हूं। भारतीय जनता पार्टी बिहार ने मगध सम्राट अशोक प्रियदर्शी को आत्मसात कर लिया है। इसमें इस लेख में दो प्रकार से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। एक तरफ तो सम्राट अशोक को निकम्मा बता रहा है
और दूसरी तरफ ये कह रहा है कि मिस्टर नरेंद्र मोदी ने या भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट अशोक को लगातार बहुत ही बड़ा महत्व दिया है। इस हरामजादे से हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर सम्राट अशोक को इतना बड़ा महत्व दिया था तो 9 अप्रैल को सम्राट अशोक जयंती थी, तो पूरे भारत में सम्राट अशोक जयंती पर छुट्टी हुई? नहीं हुई। हमने लेटर लिखा हुआ है, लेकिन ये गूंगे और बहरी सरकार, निकम्मी सरकार उस पत्र को न पढ़ती है और ना तो उसको आत्मसात करती है। लेकिन ये नालायक राइटर लिखता है कि मगध सम्राट अशोक प्रियदर्शी को आत्मसात कर लिया है। मतलब समझ रहे हैं? लगातार जागरूकता, हमारे देश की लगातार जागरूकता बढ़ रही है और उस बढ़ती जागरूकता में वोट बैंक खिसकने ना पाए, इसलिए सम्राट अशोक को मानने का ड्रामा चालू है। सम्राट अशोक के विचारों को नहीं मानेंगे, लेकिन सम्राट अशोक की फोटो लगा करके वोट बैंक को डाइल्यूट करना, वोट बैंक को डिस्टर्ब करना, जनता को गुमराह करना, ये आजकल के नेताओं की एक बहुत बड़ा कुकर्म होता है। तो ये उन्हीं के थीम पर ये लिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मगध सम्राट अशोक प्रियदर्शी को आत्मसात कर लिया है। और ये इसलिए लिख रहा है, भी बता दूं, कि पिछले चुनाव में, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, स्पेशली जो नेता मौर्य समाज के हैं, लेकिन उनके कुकर्मों को देख करके मुझे बार बार बोलना पड़ता है। बाबू सिंह कुशवाहा के जितने भी भक्त हैं वे बाबू सिंह कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा मुख्यमंत्री ना बनकर बीजेपी की सेवा में समर्पित हैं, बीजेपी की सेवा में समर्पित हैं। और जिसके चलते ये जो लेख मैं आपके सामने बता रहा हूं, पढ़ रहा हूं, इसका ये परिणाम है। आपके पेपर में लिखा हुआ है बीजेपी का षड्यंत्र। अब इससे बड़ा प्रमाण मैं और क्या दूं आपको। लिखता है आगे, पटना के ज्ञान भारतीय केंद्र भवन बापू सभागार अशोक कन्वेंशन सेंटर 8 अप्रैल 2022 में सम्राट अशोक की 2327वीं जयंती पर एक समारोह आयोजित हुआ। और ये आयोजन का काम जानते हैं कौन करता है? आयोजन का काम नीतीश कुमार करते हैं और इसकी सेवा में सम्राट अशोक क्लब नामक एक संस्था काम कर रही है, जो सिर्फ जयंती मनाने का काम करती है, सिर्फ जयंती मनाने का काम करती है। वो भी आत्मनिर्भरता पूर्वक नहीं, अपने दम पर नहीं, स्वाभिमान अपने पर नहीं। कार्यक्रम जब आयोजित होगा तो या तो राहुल गांधी को बुलाया जाएगा, या बीजेपी वालों को बुलाया जाएगा, या ऐसे लोगों को बुलाया जाएगा जो 1-2 लाख रुपए उनको दे दें। 1-2 लाख रुपए देने के बाद उनका काम चल जाता है, टाइम पास हो जाता है, विचारों से कोई मतलब नहीं है। उनका कहना यह है कि अगर ऐसे लोगों के बीच में हम इस विचारधारा को लेकर जाते तो वो लोग बदलते हैं। सम्राट अशोक क्लब वालों से मेरा ये कहना है कि मुन्ना और बेटा जी, तुम लोग अभी बच्चे और कच्चे हो। जो लोग राजनीति में हैं वो तुम्हें फॉलो नहीं करते हैं और कभी फॉलो नहीं करेंगे। तुम्हारी बात को अगर वो मान रहे हैं और तुम्हारे साथ अगर खड़े होते हैं, आ रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ वोट की सियासत होती है। और कभी भी इस भ्रम में मत रहना कि वो तुम्हारे लिए काम करेंगे, तुम्हारी विचारधारा को आत्मसात करेंगे। और नहीं तो सम्राट अशोक की जयंती पर छुट्टी करवा के दिखाइए देश में और हम मान जाएंगे। और वो भी अगर होता भी है तो उससे कोई आम जनता को बेनिफिट नहीं होगा, वो आपकी संतुष्टि के लिए होगा, लेकिन सत्ता में वही विराजमान रहेंगे, वही षड्यंत्रकारी जो दिन भर सम्राट अशोक के मिशन को खा रहे हैं। साथियों, आगे लिखते हैं, इसमें केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव तथा यूपी के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शिरकत की थी। अब केशव प्रसाद मौर्य को भी याद आ रही है। सैद्धांतिक मकसद प्रचारित करना था कि अखंड भारत की अवधारणा सर्वप्रथम सम्राट अशोक ने रची थी। मतलब ये राइटर कहना चाहता है कि उस कार्यक्रम के चलते यह प्रचारित करने का उद्देश्य था कि सम्राट अशोक ने ही अखंड भारत का चक्रव्यूह रचा था। और ये बात तो सत्य है, प्रचारित करो और या ना करो। सूरज को दिया दिखाने से
सूरज की रोशनी कम नहीं हो जाती है। ये बात सीखने की जरूरत है। हालांकि भाजपा अब देखिए ये लिखता क्या है, लिखता हालांकि भाजपा अब भारत महासंघ का अंगीकार कर रही है। मतलब समझे, ईवीएम मशीन चोरी करके सत्ता में पहुंचने वाली सरकार भारत को महासंघ बना रही है, ये लिख रहा है। अंगीकार कर रही है अर्थात जम्मू द्वीप आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश समाहित कर विशाल भारत का प्रतिरूप होगा। समझ रहे हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश को भारत में मिलाने जा रही है। ईवीएम चोर जो पार्टी है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश सबको मिलाकर एक अखंड भारत बनाएगी, विशाल भारत बनाने जा रही है। दुनिया लगातार चिल्ला रही है, आम जनता लगातार चिल्ला रही है कि ईवीएम से चोरी हो रही है, बैलेट पेपर से चुनाव करा दो। चुनाव आयोग के कान में जू नहीं रेंग रहा है, चुनाव आयोग गहरा बहरा और गूंगा बना हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में आ रही है और कहती है देखा हमारा कमाल कि जनता हमसे कितना प्यार करती है और हम कितने कुशल शासक हैं। लगातार जनता का खून पी रही है और जबरदस्ती चुनाव जीत करके ये दिखाना भी चाहती है कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है और हम बहुत कुशल शासक हैं। मतलब एक चोर, एक बेईमान जो पार्टी होगी वो भारत को अखंड बनाएगी, ये आप सोच सकते हैं। आगे लिखता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय से ही नारा लगता था कि कौन करेगा भारत अखंड, भारतीय जनसंघ लय। तब देश से पाकिस्तान कट गया था। अब ये मुखर्जी के समय से भारत को अखंड करने का नारा लग रहा है और वो भी ब्राह्मणवाद को लेकर के। चलो अखंड कर लो, अच्छी बात है, लेकिन अखंड करने का उद्देश्य वही ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और राजा हम ही रहेंगे। ये कौन सी अखंडता है? अखंडता तो वो थी जब सम्राट अशोक का जमाना था, मानव मानव एक समान था, देश सोने की चिड़िया थी। और ये कौन सी अखंड भारत की बात कर रहे हो कि हम ईवीएम चोर ही सरकार में रहेंगे। आम जनता ना चुनाव लड़ेगी, ना आम जनता जीतेगी और 5 किलो अनाज और गेहूं के लिए तरस जाएगी। ये कौन सा अखंड भारत है? आगे लिखता है फिलहाल सिराथू कौशाम्बी में चुनाव हारे केशव प्रसाद का नाता जातिगत आधार पर दासी पुत्र। अब इस कमीने को मैं क्या बताऊं, इसको इतिहास नहीं पता है और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इसका नंबर अभी मैं बताऊंगा और इसका पता करवाइए रहता कहां पर है। और बिना लाठी डंडे के ये सुधरेंगे नहीं और 2-4 को जब मारेंगे ना तब ये लिखना बंद कर देंगे। लिखता है दासी पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त के प्रपौत्र। अब आप बताओ, सम्राट अशोक की मां दासी थी? नहीं, या सम्राट चंद्रगुप्त की मां दासी थी? अरे हरामजादे, सम्राट चंद्रगुप्त पहले से ही राजा थे और राजा के बेटे थे। अब वो छोटे राजा थे, ये बड़े राजा थे, ये चलता रहता है। सम्राट चंद्रगुप्त की मां मूरा पिपली बन में पहले से ही वो राजा थे और ऐसा ही परिवार से थे। और इसका जो नाता जुड़ा हुआ है वो भगवान बुद्ध के जमाने से जुड़ा हुआ है। इतिहास का असली पन्ना पढ़ लीजिए और बग लिख करके वास्तविक इतिहास को गंदा करने का प्रयास मत करिए, नहीं तो जहां मिलोगे तो मुंह नोच लेंगे निश्चित तौर पर है। फिर दोबारा लिखने की कंडीशन और बोलने की कंडीशन स्थिति में नहीं रहोगे, मेरा यही कहने का मतलब है। और अब जितने देशवासी हैं, विशेष तौर से मौर्य, वो लगातार जग रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए अब नौटंकी बंद हो जानी चाहिए कि प्रपौत्र अशोक मौर्य के नाम वाली पार्टी का साथ बुनना था। मगर आज अनुसंधान द्वारा प्रमाणित करना होगा कि सिराथू के पूर्व भाजपाई विधायक 52 वर्षीय केशव प्रसाद मौर्य जातिगत वोटरों के बाहुल्य के बावजूद एक पराजित प्रत्याशी रहे हैं। मतलब ये एक तरफ तो बीजेपी की तारीफ भी कर रहा है और दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य की बुराई भी कर रहा है और तीसरे आपके इतिहास को भी दबाने का प्रयास कर रहा है। और यह नालायक कह रहा है दासी पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य,
इधर एक अन्य मौर्य पुरोधा स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर से सपा टिकट पर लड़े। अब देखो, स्वामी प्रसाद मौर्य को भी नहीं छोड़ रहा है, मतलब समझ रहे हैं ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका क्या जो है टारगेट है। और वे अधर में फंसे हुए हैं। मंत्री थे, गाड़ी बंगला मिला था, गाड़ी बंगला मिला था, भीख में मिला था। हरामजादे ने ये लिखा है गाड़ी बंगला मिला था। अरे जो मंत्री होगा, विधायक होगा, उसको गाड़ी बंगला मिलेगा नहीं। मुख्यमंत्री को 1 करोड़ की गाड़ी खरीदने का अधिकार है, तो मंत्री को खरीदने का नहीं है क्या? लेकिन मिला था, जैसे लग रहा है इसकी मां ने दिया था। अब सभी छूट गया। शासक सम्राट अशोक का नाम शायद उन्हें भी कुछ दिलवा दे, मतलब समझ रहे हैं। ये कह रहा है कि सम्राट अशोक का नाम ले करके हो सकता है कि कुछ काम कर ले। खैर, ये लोग कहलाने का काम कर रहे हैं, इसलिए अगला कह भी रहा है, लेकिन कहने का तरीका है उसका, वो गलत है। फिलहाल वहां मुद्दा यह है कि ऐतिहासिक प्रतीकों के साथ कब तक खिलवाड़ चुनावी सियासत में होता रहेगा। महाराष्ट्र में छत्रपति के और राजस्थान में महाराणा के नाम से यह सियासी विद्रूप कब तक चलेगा। विप्र बोटार्थी भगवान परशुराम। अब लो यहां पे, अच्छा, इसके अगेंस्ट मिलकर विप्र बोटार्थी भगवान परशुराम को भी यूपी में घसीट लाए। अखिलेश यादव को टारगेट कर रहा है, मतलब एक राइटर है लेकिन कर रहा है राजनीति। मायावती ने रैदास जयंती मनाकर लोगों को आकृष्ट करने का यत्न किया। रैदास जयंती मनाना, सम्राट अशोक जयंती मनाना, ये सब तो लाजमी है, लेकिन ये परशुराम जयंती मनाना कौन सी लाजमी है? ना कोई परशुराम थे, ना कोई श्री कृष्ण थे, न तमाम अन्य देवी देवता काल्पनिक थे, तो उनकी जयंती क्यों और किस लिए? और उन्होंने अपनी जिंदगी में किया क्या जैसे हमें और आपको प्रेरणा लेने की जरूरत पड़ी? सब भूल गए थे कि सौर्य का द्योतक सूर्य होता है। यहां चर्चा होगी कौटिल्य शिष्य अति पिछड़ा जाति मंडल आयोग की लिस्ट के मुताबिक मौर्य सम्राट अशोक का आज के भारत के संदर्भ में किरदार क्या रहेगा। मूल प्रश्न मुझे बड़ा, ये लिखता है क्या, देखो इसको बड़ा बुरा लग रहा है, कह रहा मूल प्रश्न मुझे अखरा की नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने बौद्ध धर्म प्रचारक अशोक को क्यों इतना मान दे दिया। अब बताओ, ये मोदी को कोस रहा है, एक तरफ तो कोस रहा है, दूसरी तरफ ये बताने का प्रयास कर रहा है नरेंद्र मोदी ने सम्राट अशोक को बहुत ज्यादा मान सम्मान दे दिया। किस एंगल से मान सम्मान दे दिया आपको पता ही होगा। कितना काम सम्राट अशोक के नाम पर हो गया देश में आपको पता होगा। कितना देश सोने की चिड़िया की तरफ अग्रसर हुई ये भी आपको पता होगा। चारों तरफ लाट और सम्राट अशोक के चिन्ह मिटाए जा रहे हैं ये भी आपको पता होगा। और ये नालायक कह रहा है कि सम्राट अशोक को मान सम्मान नरेंद्र मोदी ने दे दिया है। मतलब हर तरीके से आप लोग सो रहे हैं, आप लोगों को जब राजनीति समझाई जाती है तो आपको समझ में नहीं आती है। अब 2-4 चुच्चू पुप्पू नेता के चक्कर में फंसे रहते हैं और ये पूरी थीम लेकर के बैठे हुए हैं। एक राइटर भी एक राजनीति कर रहा होता है, आपको समझने की जरूरत है। कलिंग के पराक्रमी अशोक ने के अहिंसक बनने की गाथा सर्वविदित है। अब देखो, कलिंग के पराक्रमी अशोक के अहिंसक बनने की गाथा सर्वविदित है। यदि अशोक ने अपने विशाल भारतीय साम्राज्य को संजोकर विस्तार करते, मतलब ये बताना ये चाहता है कि सम्राट अशोक ने हिंसा की थी। अरे मूर्खों, सम्राट अशोक ने हिंसा नहीं की थी। सम्राट अशोक ने धर्म का पालन किया था। वो अपने वास्तविक धर्म के मार्ग पर आगे बढ़े और रास्ते में जो मिला उसको साफ करते गए। उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरा भाई है या मेरी मौसी का लड़का है या मेरा कोई पड़ोसी है या कोई अन्य है। मानव कल्याण के लिए, जनता की खुशहाली के लिए उन्होंने पहले तलवार के बल पर काम किया और जब उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया तो तलवार साइड में रख करके दिलों पर राज करना शुरू किया। और पहले उनका नाम चंड अशोक था
और शायद वे चंड नहीं होते तो इतना बड़ा साम्राज्य वे खड़ा भी नहीं कर पाते, क्योंकि लात के देवता तो बात से मानते नहीं है, ये बात तो फैक्ट है। आज ही तमाम सारे अधिकारी अफसर बैठे हुए हैं, उनसे प्यार से जितना हाथ जोड़ोगे, भैया दादा करोगे, काम मेरा करवा दीजिए, उतना ही आप गाली खाओगे, उतना ही आपको लेट होगा। लेकिन दबंगई के बल पे लाठी लेकर खड़े हो जाइए तो अभी अधिकारी 2 मिनट में आपका काम कर देगा। तो जिसकी लाठी और उसी की भैंस। यदि अशोक अपने विशाल भारतीय साम्राज्य को संजोकर विस्तार करते रहते तो इतिहास का आकार भी भिन्न होता। पिता बिंबिसार द्वारा तक्षशिला प्रांत में बगावत को दबाने हेतु भेजने के दिन से मगधपति प्रियदर्शी बनने की लिप्सा तक अशोक ने भारत को विदेशी आक्रामकों के लिए खोल दिया दरवाजा। मतलब ये क्या कहना चाह रहा था, जब बिंदुसार ने सम्राट अशोक को भेजा था, हिंसा मतलब उनके राज्य में कुछ अराजकता हो रही थी, उस अराजकता को शांत करने के लिए भेजा और सम्राट अशोक ने उसको बड़े बखूबी से नेतृत्व किया और उसको निभा करके आए, तो उसको ये नालायक कहता है कि उनकी प्रियदर्शी बनने की लिप्सा। मतलब समझ रहे हैं ना, अगर मैं मानव कल्याण में काम कर रहा हूं, लोग मुझे फॉलो करेंगे, लोग मुझे मानेंगे, तो ये कह रहा है प्रियदर्शी बनने की लिप्सा मतलब लालसा। मतलब मेरे को, मैं अच्छा काम करूं तो मुझे प्रियदर्शी बनने का भी अधिकार नहीं है। ये नालायकी देखो इसकी। विदेशी आक्रामकों के लिए खोल दिया, कहता है विदेशियों ने जो है सम्राट अशोक के जमाने में आना जाना उनका शुरू हो गया। दादा ने अलग क्षेत्र की झेलम तट पर ही रोक दिया था। मतलब समझ रहे हैं ना, जमाना, हर जमाने में नीति नियम कानून तौर तरीका सब अलग होता है। सम्राट चंद्रगुप्त के जमाने में जो सिकंदर आ रहा था, सेल्यूकस आ रहा था अपनी सेना लेकर, सिकंदर और सेल्यूकस के आने का जो उद्देश्य था वो टोटल डिफरेंट था। वो भारत पे राज करना था, भारत पर कब्जा करने का था। लेकिन सम्राट अशोक के जमाने में जितने भी विदेशी रवैये अपनाए गए या बाहर के देशों से तालमेल बिठाया गया, तो सिर्फ और सिर्फ साम्राज्य के विस्तार और आपस में प्रेम, एकता, अखंडता, भाईचारे की बात की गई। लेकिन ये नालायक यहां पर ये लिखता है कि इनके दादाजी ने रोक दिया था और आपने जो है दरवाजे खोल दिए। मौर्य वंश की सैन्य शक्ति अशोक की अहिंसा के फलस्वरूप 3 सदियों तकलीफ हो गई थी। अब क्या कहता है, जो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, स्वीकार करने से मौर्य साम्राज्य की सैन्य शक्ति खत्म हो गई थी। अब आप बताइए, प्रेम, अहिंसा, करुणा से सैन्य शक्ति कभी खत्म होती है? अगर खत्म थी तो ये मैं पूछना चाहता हूं इस नालायक से कि कितने ऐसे विदेशी आक्रमणकारी हुए हैं, कितने ऐसे राजा हुए हैं जो सम्राट अशोक के शासन काल में, सम्राट अशोक के द्वारा तलवार छोड़ने के बाद, तलवार रखने के बाद उन्होंने मौर्य वंश पे आक्रमण किया या आक्रमण करने की हिम्मत जुटा सके। तो मैं बता दूं कि 10 राजाओं तक किसी की औकात नहीं थी कि वो मौर्य साम्राज्य को हिला दे। और तुम्हारे जैसे नालायक और चोर और चक्कार जैसे, जो सुंग नाम का राजा था बाद में बना, उसने धोखे से मारा। धोखे का मतलब विश्वास। अगर हमने आप पे विश्वास कर दिया, आपके साथ रह रहे, खा रहे, सो रहे, पी रहे हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर वो गलती उन्होंने नहीं करी होती कि तुम जैसे नालायकों पर विश्वास नहीं किया होता, तो आज भी वो परचम मौर्य साम्राज्य का लहराता रहता है। अपनी जो नपुंसकता है, जो पीछे से वार करने की आदत है, उस पर एक बार फोकस करो
और उस पर लेख लिखो, और जो तुम्हारा इतिहास गवाह है। आगे लिखता है, सुंग राजाओं के काल तक और ज्यादा यह तो गनीमत थी कि कुषाण वंश के कारण कुछ अवधि तक राष्ट्रीय अस्मिता बची रही। कुषाण सम्राट कनिष्क के वक्त में तो कासगार, अधुना कम्युनिस्ट चीन के सिजिन प्रांत तक भारत का आधिपत्य रहा। आज इस मुस्लिम बहुल क्षेत्र में चीन की सेना अभी तक मंदों के मस्जिद तोड़ रही है, रमजान के रोजे निषिद्ध हैं, नमाज पर पाबंदी है, कुरान अरबी में नहीं है। यह सब तालिबान और पाकिस्तानियों की सहमति से चीन के कुछ तुर्की भाषी प्रांतों में किया जा रहा है। खैर, ये बेकार की बात कर रहा है, इसको पता नहीं है। अशोक की नीतियां जो पलायन का परिचायक रही है। अब देखिए क्या लिखता है, अशोक की नीतियां जो पलायन का परिचायक रही है, भीरुता भरी भी, जिसकी प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू शांति का नोबेल पुरस्कार की लालसा में दशकों तक पालन करते रहे। उसका अंजाम आज भारत भुगत रहा है। चीन और तिब्बत तक भारत का राज एक युग में फैला था। चीन और तिब्बत तक भारत का राज एक युग में फैला था। कब फैला था? एक तरफ तो ये कह रहा है अशोक की पलायन नीति है, और दूसरी तरफ ये कह रहा है चीन और तिब्बत तक भारत का राज्य फैला था। आज तिब्बत तो गया, लद्दाख, भूटान, अरुणाचल, आज सब कम्युनिस्ट साम्राज्यवादियों का शिकंजा कस रहा है। इतिहास के ऐसे मोड़ पे बौद्ध अशोक का अनुसरण कर प्रधानमंत्री आक्रोशित, उद्वेलित, जागरूक भारत राष्ट्र को क्या संदेश देना चाहते हैं? अब आप देखिए, यहां पर सम्राट अशोक को बेइज्जती कर ही रहा है, और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी को बार बार ये कह रहा है कि ये सम्राट अशोक के फॉलोअर है। मतलब आप छोड़ना मत, उनको पकड़े रहना, नरेंद्र मोदी से प्यार बनाए रखना, क्योंकि वो सम्राट अशोक के फॉलोअर है, ये बताना ये चाहता है। दूसरी तरफ ये कहता है कि सम्राट अशोक की नीतियां जितनी थी वो पलायन का परिचायक हैं, और उनकी नीतियों की वजह से थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम रही है। दूसरी तरफ ये बताना चाह रहा है कि जो है हमारे सम्राट अशोक की वजह से आज लद्दाख, भूटान, अरुणाचल, तिब्बत, तमाम मतलब जो भी क्षेत्र हैं, मतलब भारत लगातार कम होता चला गया। 10वें राजा के बाद उनकी प्रतिकृति रहे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया? संसद भवन में जघन्य पाकिस्तानी हमला 13 दिसंबर को हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय सेना को सीमा पर अरसे तक तैनात रखा, मगर प्रतिकार का बिगुल बजाना ही भूल गए। परिणाम क्या हुआ? राष्ट्रीय नेतृत्व डरपोक और बुजदिल साबित हो गया। मतलब ये बताना चाहती है कि राष्ट्रीय नेतृत्व डरपोक और बुजदिल है। मतलब ये नालायक वहां बैठ करके अपने आप को सम्राट चंद्रगुप्त और अशोक बताने का प्रयास कर रहा है। संसद भवन जो देश की नाभि स्थल है को ही भारत बचा नहीं पाया। भारत नहीं बचा पाया तो सम्राट अशोक की क्या गलती है? सम्राट चंद्रगुप्त की क्या गलती है? या मौर्य के जितने भी शासक रहे उनकी क्या गलती है? वर्तमान में तुम प्रधानमंत्री हो, प्रधान में तुम्हारा चोरी करके मुख्यमंत्री बन रहा है, तो काहे नहीं रोक ले रहे हो? भारत देश की जनता को लड़ाते फिर रहे हो, और जब विदेशियों से लड़ने की बात आती है, या इंडिया के बाहर देशों से लड़ने की बात आती है, या किसी जो है आतंकवादी से लड़ने की बात आती है, तब तुम्हारे पास गोली और पिस्तौल नहीं रहते हैं। खाली जब धंधा करना हो, आम जनता को प्रताड़ित करना हो, लूटना हो, घसूटना हो, हर पुलिस वालों से वसूली करवानी हो, तब पूरी पावर में आ जाते हैं। इसलिए पुलवामा यादगार रहा, स्फूर्तिमान रहा। चेतावनी अब पुलवामा की बात कर रहा है। अब इस नालायक को यह नहीं पता है कि पुलवामा का अटैक भी नरेंद्र मोदी का ही अटैक था, अमित शाह का ही अटैक था। मतलब इतिहास को मैं क्या बताऊं कि जब पूरी जानकारी जिसको नहीं है वह एक लेख लिख रहा है, और उस लेख को प्रकाशित करने वाले आपके ही समाज के नेता हैं। अब आप सोचिए, स्फूर्तिमान लगा, चेतावनी दुश्मन को मोदी ने दी थी, हिमाकत पाकिस्तान को घर में घुसकर मारेंगे। इसी संदर्भ में सम्राट अशोक को महज मौर्य वोटों के खातिर हीरो बनना कितना जायज है? मतलब न जाने ये क्या कहना चाह रहा है। लीपा पोती
मतलब कभी तो राष्ट्रवाद की बात कर रहा है, कभी वोट पे आके गिर रहा है, कभी स्वामी प्रसाद मौर्य, कभी केशव प्रसाद मौर्य तक सीमित हो जा रहा है। यह मूलभूत मसला है। गुजरात में हिंदू आस्था केंद्रों और आवास क्षेत्रों पर दंगाइयों द्वारा हमला गत सदी में सालाना वाकया होता था। अब यह दंगे नहीं होते। मतलब क्या कहना चाह रहा है ये है? इस देश में जो सबसे बड़ा आतंकवाद है वो कौन फैला रहा है? कौन फैला रहा है? इस गधे को नहीं पता है, इस सुअर की औलाद को ये नहीं पता है कि इस देश में सबसे बड़ा आतंकवाद कौन फैला रहा है, लेकिन लिखे जा रहा है और लिखे जा रहा है। गुजरात में अब दंगे नहीं होते हैं। दंगे कौन करवाता था? या आज यहां पे उत्तर प्रदेश या दिल्ली में या कहीं पर दंगे कौन करवाता है? शाहीन बाग का केस में दंगे कौन करवाया? किसानों को लेकर के जब आंदोलन होते तो उसमें दंगे और गोलियां कौन चलवाता है? जब तुम कोई आंदोलन करते हो, कुछ भी करते हो, उसमें गोली बंदूक लेकर के कौन उतर आता है? इसको नहीं पता है। धारा 370 के दफन होते ही क्या लिखता है? कश्मीर भी अब भारत का हिस्सा हो गया 7-10 को बाद। धारा 370 के दफन होते ही कौन सी बड़ी तीर मार ली भाई? भारत देश का प्रधानमंत्री अगर क्या कहते हैं कश्मीर को अपने अंडर में मिला ले रहा है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे उसकी जिम्मेदारी, उसका कर्तव्य है। उनको मिलाने में तो हो सकता है कि 6 महीने और 10 महीने लगे हो, हमारे को तो मिलाने में 2 महीने भी नहीं लगते अगर हमारी सरकार हो तो। और इसको बार बार 370 करके ऐसे बता रहा है जैसे लग रहा है कि पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया हो। अर्थात आगे लिखता है कि अर्थात 2,500 वर्षों के बाद भारत ने अपनी शक्ल और भाषा की खोज कर ली है। मतलब कुल मिला के ये बताना चाहता है कि अब भारत बहुत सही ट्रैक पे चल रहा है। यही मोदी वाला मुहावरा है। नेहरू अटल बिहारी की काव्यम दहशत भरी प्रवृत्ति नहीं है, अतः अशोक का संदर्भ बेसुरा बना देता है। आज भारत की मांग स्वच्छ इतिहास वाली है, मतलब स्वच्छ इतिहास वाली है। अब इस नालायक को मैं क्या बताऊं? नरेंद्र मोदी ने कभी इतिहास की बात करी? दिन भर पाखंड झूठ अन्याय फैला रहे हैं। योगी आदित्यनाथ दिन भर झूठ अन्याय पाखंड फैला रहे हैं। कभी इतिहास की बात करी? लेकिन ये कभी ना ये लिखता है, क्या लिखता है कि जो है अतः सम्राट अशोक का संदर्भ बेसुरा बना देता है। और आज भारत की मांग स्वच्छ इतिहास वाली मांग है। कौन सी इतिहास है तुम्हारा भाई? कौन सा इतिहास लेकर के बैठा इस देश के अंदर जो नया इतिहास परोसने जा रहा है अब देश को? इस देश के लोग जब तक अंधविश्वास में जी रहे हैं तब तक तुम्हारी रोजी रोटी चल रही है। इस देश के लोग जब अंधविश्वास में जीना बंद कर देंगे ना तो पिछवाड़े पे 4 लात मारेंगे और यहां से निकाल के इस देश से बाहर फेंक देंगे। अब तो भारत उठे ताकि द्रौपदी का चीरहरण दोहराया ना जा सके। अब बताओ, ये द्रौपदी ले आया बीच में, ये बार बार राम को, बार बार परशुराम को, बार बार द्रौपदी को लाने का क्या उद्देश्य होता है? कहानियां बना करके पूरे देश को बेवकूफ बना रहे हैं। अब इस नालायक से हमने बात करी फोन पे तो इसने ये कहा कि मैंने जो पढ़ा था मैंने वही लिखा, मैं इस पर और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। अब आप सोचिए इसका क्या इलाज है? इसका इलाज क्या है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। और लगातार हमारी बातचीत चल रही है संपादकों से। अगर ये माफी नहीं मांगेगा ना तो देखिए प्रयास करते हैं, आप सब लोग साथ सहयोग बनाए रखिए। इसको घर से निकाल के 20 जूता पहले मारते हैं और तब इसको बताते हैं कि भारत का वास्तविक इतिहास क्या है। क्योंकि और कोई रास्ता है नहीं, और कोई रास्ता नहीं है इनको रोकने का, क्योंकि वे अपने छल दम भेद से सारे काम में लगे पड़े हैं और वो करेंगे ही बैठे बैठे। आप लोगों से मेरा निवेदन है, खूब मेहनत से कमाइए, खूब मेहनत से खाइए, लेकिन कमर कस के रखिए और डंडा साथ में रखिए। और अब डरने और झुकने की जरूरत नहीं है। और आपके ही समाज का आपका ही कोई सगा भाई हो अगर आपके इतिहास भूगोल के साथ खिलवाड़ कर रहा है तो उसे भी बख्शने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब भी आपको कोई धोखा देगा, जब भी आपको कोई हराएगा, जब भी आपको कोई परेशान करेगा तो आपके ही बीच का कोई अपना ही होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। बाबू सिंह कुशवाहा जी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर बात होती है तो इस संबंध में उनसे बातचीत जरूर करिए। और जो भी साथी अभी लाइव आना चाहते हैं उनका स्वागत है। मैं जोड़ रहा हूं हमारे प्रदेश प्रभारी जी। ये सर स्वागत है आपका, क्या कहना चाह रहे हैं? आप लोग लगातार बने रहे, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और मेरे युवा साथियों से विशेष तौर से निवेदन है
कि जो मरे मरे टाइप के नेता है ना, इनके पीछे आपको परेशान रहने की जरूरत नहीं है। और मैं बार बार आपको बोलूं, बार बार उनका नाम लूं, ये अच्छा नहीं है। बिल्कुल सर, स्वागत है प्रभारी जी। जय भारत। जय भारत सर, जय भारत। कैसे हैं सर, कहिए। बढ़िया सर, बढ़िया। बहुत अच्छी बात आपने कही सर कि लात का देवता बात से नहीं बनता है जी। ये आज के परिप्रेक्ष्य में सचमुच है, ये सही है। और हमें लगता है कि सर दिल में जो हम लोगों का तथागत बुद्ध का जो विचार है वो बोलिए रहे, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। लेकिन अभी के परिप्रेक्ष्य में चंड अशोक बनने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल जरूरत है। लेकिन बहुत चंड अशोक जब तक नहीं बनेंगे, ये लोग कायर समझ करके और ये ऐसे ही हम हमारे छेड़छाड़ करते रहेंगे और बर्बाद करते रहेंगे। दो चार को ठोकने तो की ये जरूरत लोग है, बस घर से निकाल के 20 सोटा मारो साले को, समझ रहे हैं ना। जी हाँ, थोड़ी उसके सी बाद जेल में रह सावधानी से। लेंगे, उसके बाद हम जेल में रह लेंगे, बहस भी कर लेंगे। जब इनके देवी देवताओं का हम नाम लेते हैं तो इनकी भावनाएं आहत होती हैं, और ये हमारे पूर्वजों का लगातार अपमान कर रहे हैं तो हमारी भावनाएं आहत नहीं हो रही है। जब तक कोर्ट में कुछ जाने की जरूरत खड़े। नहीं है, मारने के बाद मैटर खुद ही कोर्ट में चला जाएगा अपने आप, और वहीं पे चल के हम बहस करेंगे। जी, तो जरूरत है अभी अभी के परिप्रेक्ष्य में, नहीं तो ये घालमेल करते रहेंगे इसी तरह से। जी और धीरे धीरे जो है अस्तित्व को खतरे में डाल लेंगे और तोड़ फोड़ की राजनीति कर करके हमारे समाज के कुछ नेताओं को ब्लैकमेल कर करके। समाज सुधर जाए, और सर ये मैं बता रहा हूँ, समाज सुधर जाए, समाज लाइन पे आ जाए। बीजेपी में, कांग्रेस में या किसी षड्यंत्रकारी में कोई दम नहीं है। बस समस्या ये है कि समाज समाज जो है ना, बड़ा मूर्खतापूर्ण निर्णय लेता है। उसको अपना सगा, स्वार्थी अपना हैं। मित्र जो है ना, वो जी समझ जी, में नहीं आता है, उसको अपना दुश्मन समझ में आता है। अभी तमाम ये नेता हैं, कोई स्वार्थी बीजेपी सिर्फ। में, कोई कांग्रेस में, कोई कहीं मुंह मारे फिर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। और जाके बोलने इनको के मैं तो आपके समाज का आया हूँ। इनको अपने पीढ़ियों, आने वाली पीढ़ियों की चिंता नहीं है, इनको बस अपने जीवन तक ही और कुछ अपने बच्चों के लिए कुछ जमा कर लेने तक ही सीमित रहना चाहते हैं। ये बहुत ही गलत है। बहुत सारे जो हमारे समाज के नेता हैं, जी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, अच्छा नहीं लगता है अपने समाज की बुराई करना, लेकिन इशारा में जो बुद्धिमान लोग हैं वो समझ ही रहे हैं जी। कि सिर्फ अपने परिवार तक ही नहीं सीमित रखना है, अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचना है कि यदि हमारी जो अभी वर्तमान में यदि हम प्रतिकार ऐसे लोगों को नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां से गुलाम हो जाएगी और फिर वो किसी लायक नहीं रह जाएगा, यानी अस्तित्व मेरा जी खत्म हो जाएगा। जी जी जी। अपना अस्तित्व साइंस भी कहता है सर कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी हम्म जीवन के लिए संघर्ष करना जरूरी होता है। हम्म। ये डार्विन का सिद्धांत है, और जी जो नहीं संघर्ष कर पाता है वो विलुप्त हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है सर, हम्म सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होना हम्म चाहिए। अपने समाज को, अपने आने वाले को बचाने के लिए जी। कुर्बानी देनी पड़े, तो भी जहाँ भी जाना पड़े, जेल जाना पड़े या जैसा भी कुछ करना पड़े वो हम्म। करना ही पड़ेगा। ज़्यादा तो नहीं कहूँगा सर, मैं बस इतना ही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सुरेश जी क्या कह रहे हैं, बोलिए। सर जी, मेरा ये कहना है, जो इस तरह बकवास कर रहे हैं, इनको तो सबसे पहले ना निकाल के जूता, कम से कम 50 जूता मारे और गिने एक, ठीक है। और जो अपने समाज के जो दलाल और भड़वे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा, जो अपने पूर्वजों का मान सम्मान नहीं बचा सकते हो तो भैया मौर्य लिखना छोड़ दो, उनपे राजनीति करना बंद कर दो, ठीक है। अब ये जैसे पैदा हुए हैं, किसके औलाद है ये तो पता नहीं है, और चले हैं सम्राट अशोक के इतिहास के बारे में पता करने। साले भोसड़ी वाले को पता तो नहीं होगा कि क्या इनके बाप कौन है। हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अब ये सम्राट अशोक के ऊपर टिप्पणी क्या है, पता है कि पैदा हुए थे उस जमाने में जहाँ पैदा हुए हैं, उस अखंड भारत का निर्माता सम्राट चंद्रगुप्त थे। आज भारत का पहचान है तो सम्राट अशोक का बुद्ध से है। ये हमारी खाते थे, हमारे टुकड़ों पे पलते थे, और आज हमारे से ही प्रश्न कर रहे हैं, हाँ, हमारे पर ही उंगली उठा रहे हैं। और ऐसे मूर्ख लोग हमारे समाज के जो हैं वो उन्हीं के पीछे भाग रहे हैं, जो जिनका क्या बोलते हैं, उनका पूर्वजों का इतिहास मिटाने के प्रयास में लगे हैं। सही बात, सही बात। और सबसे पहले इनका कहते ऐसा नहीं होगा सर जी कि इनका निकाल के जूता खूब ठुकाई करे। नहीं, वो भी दिन आएगा, चिंता मत करिए, अभी तो समझा दिया हूँ।
और ध्यान बनाए रखिए, इस तरीके की अगर एक्टिविटी समाज में देखती है, मतलब दिखाई देती है ना, तो कुछ भी करना पड़ जाए, इनको पकड़ के रोड पे लाने की जरूरत है। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। अरे ये तो सत्ता में बैठे हैं, आराम से अपन अपना शासन सत्ता चलानी चाहिए। जनता चोरी कर रहे हैं, चलो चोरी कर लिया, बदमाशी कर लिया, बदमाशी कर रहे हैं अपने तरीके से, लेकिन तुम भारत देश का इतिहास मिटाओगे, और वो भी अब मिटाओगे। आज मॉडर्न जमाने में तुम्हारे अंदर क्षमता है, कोई मानता है तुम्हें? जबरदस्ती सत्ता में बैठे हो। यदि सत्ता से बाहर निकल गए ना, लोग जूतों से मारेंगे और देश में रहने की भी कोई जगह नहीं होगी। जी सर। और भी हमें लग रहा है कि दोबारा चंड अशोक के रूप में आना होगा, तभी ये सुधरेंगे। कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। हजारों लाखों करोड़ों चंड अशोक पैदा करने होंगे। आईपी जी, जय भारत। जय भारत सर जी, जय भारत। कहिए कहिए, आज के सम्राटों को जय भारत। कहिए, क्या कहना चाह रहे हैं? कितने जूते मारे चाह रहे हैं मैं उसको तो, अरे देखिए, जिसने संपादक करवाया है ये, हाँ, उसको मैं फोन मिला रहा था, फोन नहीं उठाया। नहीं, अभी ही मैं उसको बताता कि उसकी हिम्मत कैसे पड़ गई ऐसा करने की। ठीक है, अभी थोड़ा वक्त दिया हूं। मैंने 5 बार कॉल किया। 5 बार क्या? चोर कभी फोन उठाता है, कभी बात करेगा? बताइए अब मुझे, कोई नेता जितने बदमाश टाइप के कभी फोन पे जवाब देते हैं आपको? कोई भी मतलब आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उत्तरदायी नहीं है, बस अपना काम करके वो निकल लेते हैं। ठीक है ना? तो 2-4 दिन का मेरा निवेदन है कि धैर्य रखा जाए। वो अपना काम करते हैं, हमको अपना काम करना होगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। प्रभारी जी, साधुवाद, आप आए लाइव, और हमारे 2 प्रभारी हमारे सामने लाइव हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं आप सभी को फिर से बता दूं कि जो है, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी में कोई भी पद सिंगल नहीं है। मतलब सभी पदों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया है, ताकि हर जाति बिरादरी को बराबर का नेतृत्व मिले और कोई किसी का शोषण ना कर पाए। तो आज हमारे इस लाइव सेशन में हमारे सामने 2 प्रभारी हैं, और ये बड़ा ही हर्ष का विषय है। और आगे लगातार हमारी जो कमेटी है वो बढ़ती जा रही है, और धीरे धीरे हम एक बनियान ट्री को मेंटेन करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आप सभी का साथ सहयोग प्रार्थनीय है। और भारत देश की पहली ऐसी पार्टी बीआरपी है जो हर तरीके से आपको संरक्षण और प्रोटेक्शन दे सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय भारत सर, जय बीआरपी।